हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बुक का सेकंड चैप्टर, राजनीति क्या है, राज्य और शक्ति का अध्ययन। ठीक है, कोड मैच कर लेना आप सब लोग। कोड है हमारा BPSC 101। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले देखो उद्देश्य। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से हम क्या समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो इकाई है, इस इकाई का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी राजनीति के मूल अर्थ और स्वरूप को समझे। ठीक है, इस इकाई से अध्ययन से हम जान पाएंगे, क्या क्या जान पाएंगे। देखो, हम जान पाएंगे कि राजनीति क्या है। ठीक है, राजनीति क्या है, राज्य का अर्थ क्या है, शक्ति की अवधारणा का वर्णन और व्याख्या। ठीक है, और वैधिकरण और प्रत्यय योजना पर चर्चा। ठीक है, चलो अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हम क्या, कि यह इकाई राजनीति को एक विचार, एक गतिविधि और एक व्यवस्था के रूप में समझने का आधार देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं परिचय। ठीक है, परिचय देखते हैं। अब देखो परिचय में कह रहे हैं कि इस इकाई का हमारा जो मुख्य उद्देश्य, मेन हमारा पॉइंट है वो क्या है, कि राजनीति की अवधारणा को समझना है। ठीक है, इस इकाई का उद्देश्य हमारा है राजनीति की अवधारणा को समझना। राजनीति का सार यह है कि मनुष्य एक ऐसी व्यवस्था की खोज करता है जिसे लोग अच्छा और स्वीकार्य माने। ठीक है, अब देखो ये शब्द जो राजनीति है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया है बुक में, ध्यान से देखना है ना। राजनीति शब्द ग्रीक शब्द पॉलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नगर और राज्य। ठीक है, नगर और राज्य। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि इस प्रकार के राजनीति की जो जड़ें हैं ग्रीक सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जहाँ राजनीतिक जीवन और शासन को एक संगठित रूप में देखा गया है। अब मतलब अगर हम क्या कहें कि मतलब जो राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सामूहिक जीवन के लिए एक व्यवस्था खोजता है और बनाए रखता है। ठीक है, चलो अगर हम अब फिर आगे देखते हैं नागरिक और राजनीति में। अगर हम देखें तो उस टाइम में क्या था कि सभी नागरिक जो थे समान माने जाते थे, हालांकि नागरिक की योग्यता के आधार पर उनकी भूमिका भिन्न होती थी। ठीक है, और अगर राजनीति की हम विशेषता देखते हैं कि राजनीति की विशेषता क्या है। देखो, राजनीति को एक विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि वो जो राजनीति जो एक विज्ञान है ना, क्योंकि वह नियमों और तर्कों का पालन करती है। ठीक है, राजनीति राजनीति मनुष्य की प्रकृति से जुड़ी हुई है, जहाँ लोग संगठित होकर कार्य करते हैं। ठीक है, चलो और अगर हम देखें राजनीति और राज्य का विचार। ठीक है, तो राजनीति जो है ना सिर्फ व्यक्तिगत संबंध नहीं है, क्यों, बल्कि मानव निर्मित मानव प्रकृति और राजनीतिक संस्थाओं के संबंधों का भी अध्ययन है। ठीक है, राजनीति के जरिए क्या होता है कि सामाजिक जीवन का सामाजिकरण होता है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में। ठीक है, अब जो राजनीति एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में जो हम कह रहे हैं, तो राजनीति को क्या किया गया है कि एक राजनीति को केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक व्यवहारिक गतिविधि माना गया है। क्यों, अब देखो क्योंकि क्या है ना, व्यवहारिक गतिविधि क्यों है, राजनीति को एक व्यवहारिक गतिविधि के रूप में क्यों माना गया है, सिर्फ एक सिद्धांत नहीं। क्यों, क्योंकि ये बताती है कि लोग निर्णय कैसे लेते हैं। ठीक है, लोग निर्णय कैसे लेते हैं, कैसे अपने हितों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, कैसे अपने हितों की सुरक्षित करते हैं और कैसे सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, राजनीति हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखो जैसे कि परिवार, समाज, संस्थाएं, संगठन क्या है, सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजनीति जो है जीवन की सामूहिक समस्याओं को पहचानती है और उनका समाधान करती है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं का निर्माण करती है और ठीक करती है, तथा ये सामाजिक समस्याओं और उनके संकल्पों के विकास के मूल में है। ठीक है, आई होप इतना तो समझ आ रहा होगा ना। चलो अब देखते हैं कि राजनीति को सटीक परिभाषित करना कठिन है। ऐसा क्यों कहा गया है, राजनीति को एक स्पष्ट परिभाषा जो उन बातों को उपयुक्त बनाती है। ठीक है, जो उन बातों को उपयुक्त बनाती है जिन्हें हम समझ रूप से राजनीति कहते हैं, असंभव है। क्यों असंभव है, देखो राजनीति को एक शब्द में परिभाषित करना मुश्किल है, असंभव है। क्यों, क्योंकि ये कई दृष्टिकोण से समझी जा सकती है ना। अब सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, कई विद्वान अलग परिभाषा दे सकते हैं राजनीति की, कई लोग अलग मत दे सकते हैं अपना, है ना। इसीलिए राजनीति जो है अलग अलग दृष्टिकोण से समझी जा सकती है, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, इसलिए इसको परिभाषित करना मुश्किल है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसकी सामान्य परिभाषा देखें, है ना, तो राजनीति क्या है, एक वह गतिविधि है जिसमें कोई समूह अपने सदस्यों के बीच क्या करता है, सामंजस्य और नियम स्थापित करता है। ठीक है, क्या है, सामंजस्य और
सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास के माध्यम से सामूहिक निर्णयों तक पहुंचते हैं, ठीक है, और सामूहिक निर्णय लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है राजनीति की प्रकृति, ठीक है, राजनीति की प्रकृति हम देखते हैं। चलो, तो राजनीति की खासियत क्या है? तो राजनीति सबसे पहले तो एक सामूहिक गतिविधि है, ठीक है। अब सामूहिक गतिविधि का मतलब क्या है कि समूह में है, इसमें वे लोग शामिल होते हैं तो साझा नियम या नियत को स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब राजनीति का अर्थ क्या है कि समूह में निर्णय लेना, ठीक है, यानी कि समूह में निर्णय लेना ताकि सबकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे देखो, राजनीति और विविधता अगर हम देखें, ठीक है, राजनीति और विविधता। अब देखो, जो राजनीति है ना, विचारों को विविधता को स्वीकार करती है, ठीक है, विचारों की विविधता को स्वीकार करती है। देखो, हर व्यक्ति हर मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकता है ना। अब ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के मेरा मत अलग हो और आप लोग उससे सहमत ना हो सकता है कि किसी चीज़ पर आपका मत हो और मैं उस पर सहमत ना हो। तो हर व्यक्ति हर मुद्दे पर सहमत नहीं हो सकता ना। ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे 90 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, 10% ना भी तो बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम साझा साधनों पर सहमति होनी ज़रूरी है। इसलिए क्या है कि राजनीति क्या है कि सहमति और असहमति का है, ठीक है। अब राजनीति ज़रूरी क्यों है ना। राजनीति ज़रूरी क्यों है? समाज में निर्णय लेने के लिए, है ना। समाज में निर्णय लेने के लिए राजनीति ज़रूरी है और परिवार, संस्थाएं, समाज सब जगह साझा निर्णय लेने के लिए लेने पड़ते ही हैं, है ना। अब निर्णय लेने से समाज में संघर्ष होगा। अगर देखो कहीं ना कहीं पे निर्णय तो लेना ही होगा ना। अब देखो यहाँ पे देखो, यदि हिंसा से निर्णय पूरी तरह से हो जाता है तो राजनीति बहुत कम होती है, ठीक है। लेकिन जबरदस्ती करना या इसका खतरा सामूहिक निर्णय लेने तक पहुँच की प्रक्रिया को कम करता है, ठीक है। अगर हम जबरदस्ती करें, ठीक है, तो फिर वो नहीं हो सकता ना ऐसे। तो सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया इस पहुँचने की प्रक्रिया को कम करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है कि अगर हम निर्णय न लेने से, अगर हम कई चीज़ का हम निर्णय नहीं ले पा रहे तो समाज में संघर्ष होगा, युद्ध होगा, नुकसान होगा, है ना, वॉर, असंतोष होगा। इसलिए निर्णय लेने की ज़रूरत है, इसलिए हमें राजनीति की ज़रूरत है, ठीक है। राजनीतिक निर्णय एक समूह के लिए आधिकारिक नीति बन जाते हैं। सदस्य को उन निर्णयों के लिए बाध्य करते हैं। यदि वो आवश्यक हो तो बल द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। अब यदि हिंसा से निर्णय पूरी तरह से हो जाता तो राजनीति बहुत कम होती है ना। अगर हिंसा से ही अगर निर्णय हो जाता तो राजनीति बहुत कम होती। लेकिन ज़बरदस्ती करना या इसका खतरा सामूहिक निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया को कम कर देता है, ठीक है। तो अगर हम ये सब करें, ठीक है, हिंसा हो जाएगी, ठीक है, अगर ज़बरदस्ती हो जाए तो सामूहिक निर्णय कहाँ से होगा? वो तो फिर जबरन निर्णय हो जाएगा ना, सबका समूह का निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि कुछ लोग तो उसमें उनका मत ही नहीं है। इसीलिए राजनीति की ज़रूरत है, ठीक है। चलो इतना समझ गए। अब राजनीति जो है ना, राजनीति की वजह से सामूहिक जीवन संगठित रहता है, ठीक है। अगर हम राजनीति का महत्व देखें, राजनीति का महत्व क्या है कि राजनीति जो है ना हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। राजनीति से हम भागा नहीं जा सकता, ठीक है। हम हमेशा किसी न किसी समूह में, जैसे परिवार है, हम उस परिवार में है, समूह ही तो है वो, किसी समाज में है और किसी राष्ट्र में है, उसमें शामिल होते हैं जहाँ हमें निर्णय लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए राजनीति के बिना सामाजिक जीवन असंभव है, क्योंकि जहाँ निर्णय लेना है वहाँ पे राजनीति हर चीज़ में हमारे लिए, हमारे जीवन में, ठीक है। इसलिए हम राजनीति जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, राजनीति मानव स्थिति की एक अपरिहार्य विशेषता, ठीक है। चलो इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें कह रहे हैं ना, इसमें कह रहे हैं कि अक्सर लोग राजनीति को एक नेगेटिव मानते हैं, ठीक है, नकारात्मक रूप से देखते हैं। क्यों? इससे सार्वजनिक हित की जगह निजी लाभ और स्वास्थ्य जोड़कर देखा जाता है। क्योंकि बहुत से अगर हम नेता लोग देखें तो क्या करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं हर चीज़ में, है ना। इससे सार्वजनिक हित की जगह निजी लाभ, अगर कोई किसी पद पे आ गया ना, पहले तो नेता लोग बोलते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, यहाँ पे विकास करेंगे, वहाँ विकास करेंगे, ये चीज़ बनवाएंगे। लेकिन जब उनका सब हो जाता है, ठीक है, वो जीत जाते हैं, ठीक है, फिर वो अपना निजी लाभ, निजी स्वार्थ देखते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है। लेकिन असलियत ये है कि राजनीति मानव जीवन की अपरिहार्य विशेषता है, ठीक है। असलियत में तो ऐसा नहीं है ना, असलियत में ऐसा तो है नहीं कि ये स्वयं के लिए हो, ये तो जनता के लिए होता है ना। अब हाँ, होते हैं कुछ लोग जो निजी स्वार्थ के लिए अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हैं। अब क्यों अपरिहार्य है, ये अपरिहार्य क्यों है, ठीक है। असलियत में तो राजनीति क्या है कि मानव जीवन की अपरिहार्य विशेषता है। अपरिहार्य विशेषता है क्यों है, देखो समझते हैं। क्योंकि हर समाज को निर्णय लेना पड़ता है, लोग हमेशा सहमत नहीं होते, लेकिन किसी प्रक्रिया का पालन करना तो जरूरी है। और साधनों और लक्ष्यों पर भले असहमति हो, पर निर्णय तक पहुंचना तो जरूरी होता है ना।
तो अब जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, तो एक बार अगर निर्णय हो जाए तो उसे समूह के सभी सदस्यों को स्वीकार करना पड़ता है। अब देखो, कहीं पे अगर कोई चुनाव भी होता है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे वोट एक ही टीम को, ठीक है, एक ही उसको मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कहीं पे 70% एक जगह होंगे तो 30% एक जगह होंगे। अब 30% लोगों ने जहाँ पे वोट दिया, अगर वो नहीं भी जीते तो क्या है, उनको स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। सभी सभी उसे समूह के सभी सदस्य को स्वीकार करना पड़ता है अगर जो निर्णय हो गया है ना। अब जो राजनीति है, एक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्लस उस पर अमल करने की व्यवस्था है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, इसमें क्या दिया कि अरस्तु के अनुसार, ठीक है, अरस्तु के अनुसार लोग केवल एक राजनीतिक समुदाय में भागीदारी के माध्यम से तर्क गुणी प्राणियों के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को व्यक्त करते हैं। अब देखो, एक समूह के सदस्य शायद ही कभी सहमत हो कम से कम रूप में, कम से कम शुरू में, किस क्रियाविधि का पालन करना है। भले ही लक्ष्यों को लेकर असहमति हो, पर साधनों को लेकर अभी भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है। फिर भी एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, एक तरह से या दूसरे, और एक बार किए जाने पर यह सभी सदस्यों को प्रतिबंध करेगा, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि राजनीति में कई प्रकार के विचारों को व्यक्त करने और फिर एक समग्र निर्णय में संयोजित करने की प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। जैसा कि सिवेली बताते हैं, देखो इसमें क्या है कि राजनीतिक कार्यवाही की व्याख्या इसमें कह रहे हैं कि क्या है कि एक सामान्य तरीके से तर्कसंगत रूप में सबसे अच्छा समाधान निकालने के तरीके के रूप में भी की जा सकती है। अब कैसे, देखो, एक राजनीति का सकारात्मक पहलू भी इसमें कह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता की होड़ नहीं है, ठीक है, बल्कि समाज की समस्याओं के समाधान का भी तरीका है, ठीक है। कैसे, राजनीतिक तर्क गुण और भागीदारी पर आधारित होती है, ठीक है। अब जो राजनीति होती है वो जनता की पसंद और सहमति का आधारित समाधान खोजती है, ठीक है। अब देखो, आगे हम देखें, ठीक है, क्वेश्चन दिए गए हैं दो, इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि एक व्यावहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति क्या है, ठीक है। अब देखो, राजनीति जो है ना, एक सामूहिक और व्यावहारिक गतिविधि है, ठीक है, जिसमें लोग अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्य और साधनों के लिए निर्णय लेते हैं, है ना। यह केवल नेताओं या राजनीतिक दलों का सीमित नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीति में नेता होंगे, कुछ राजनीतिक दल होंगे, इतने में सीमित नहीं है, बल्कि क्या, हर उस स्थिति में मौजूद होती है जहाँ लोग आपसी सहमति या असहमति के बीच निर्णय लेते हैं, है ना। राजनीति शक्ति और अधिकारिता से जुड़ी होती है और यह सुनिश्चित करती है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे तथा सामूहिक हित के लिए फैसले लिए जाए, ठीक है। इसलिए क्या है कि एक व्यावहारिक गतिविधि के रूप में राजनीति मानी जाती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राजनीति की महत्वपूर्ण प्रकृति पर चर्चा करें, ठीक है। राजनीति की महत्वपूर्ण प्रकृति पर चर्चा करें। देखो, इसके कुछ पॉइंट अगर हम बोलें, इसकी महत्वपूर्ण प्रकृति क्या है कि फर्स्ट अगर हम देखें, राजनीति क्या है, एक तो अभी हमने पढ़ा क्या है कि सामूहिक गतिविधि है, ठीक है, जिसमें क्या है, सबकी भागीदारी है ना, राजनीति में सबकी भागीदारी है और यह सहमति और असहमति दोनों को स्वीकार करती है ना। राजनीति शक्ति और अधिकारिता पर आधारित होती है और राजनीति जो है समाज में निर्णय लेने और व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है ना। राजनीति केवल सत्ता संघर्ष नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान करने का भी साधन है ना। इसलिए तो हमने अभी पढ़ा कि राजनीति क्या है, मानव जीवन की अपरिहार्य विशेषता है। ये हर जो समाज है हर जगह मौजूद रहती है और सामूहिक जीवन को एकदम व्यवस्थित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि राजनीति क्या है ना। राजनीति क्या है, चलो पढ़ते हैं। अब देखो, राजनीति शब्द का अर्थ सबसे पहले समझते हैं, राजनीति शब्द का अर्थ, है ना। तो राजनीति शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग इसे किस चीज़ से जोड़ते हैं कि इसे राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों से जोड़ते हैं ना, कि राजनीति है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल है, कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, ऐसा ही समझते हैं, है ना। अब लेकिन राजनीति का अर्थ इससे कहीं व्यापक है, कहीं अलग है। कैसे, राजनीति का अगर मूल हम सार देखें, मूल अगर हम अर्थ देखें, तो राजनीति का मतलब होता है शक्ति, पावर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यह उस संबंध को दर्शाती है जहाँ एक व्यक्ति या समूह अपनी इच्छा दूसरों से मनवा सकता है। मतलब राजनीति जो है शक्ति के वितरण और प्रयोग से जुड़ी होती है, ठीक है। अगर हम बात करें नेतृत्व और राजनीति की, तो राजनीति में हमेशा किसी न किसी के रूप में नेतृत्व होता है, ठीक है, लीडरशिप जो हम बोले। अब देखो, मैक्स वेबर ने, ठीक है, 1918 में, ठीक है, यहाँ पे देखो मैक्स वेबर ने क्या, उनका एक प्रसिद्ध व्याख्यान है क्या, कि राजनीति को नेतृत्व और अधिकारिता का संबंध, ठीक है। राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, ऐसा कहा गया है, ठीक है। उनने कहा कि राजनीति क्या है, एक व्यवसाय के रूप में है, ठीक है।
तो को इस प्रस्ताव के साथ शुरू किया कि राजनीति की अवधारणा अत्यंत व्यापक पर आधारित थी और इसमें इस प्रकार का स्वतंत्र नेतृत्व शामिल है, यानी कि राजनीति को नेतृत्व और अधिकारिता का संबंध, इस तरह से उनने इस बात को रखा। ठीक है, किसी भी संदर्भ में इस तरह के काम में ऐसा नेतृत्व मौजूद हो तो समझना चाहिए कि राजनीति क्या है, मौजूद है। ठीक है, हमारी शर्तों में राजनीति में ऐसी कोई भी स्थिति शामिल होगी जहाँ शक्ति का संबंध विद्यमान थे, अर्थात जहाँ लोग विवश थे या हावी थे इस तरह, या एक तरह के या किसी अन्य के अधिकार के अधीन है। ठीक है, चलो इतना हमने समझ लिया। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने क्या किया कि राजनीति को एक ऐसा क्या बताया मैक्स वेबर ने, तो मैक्स वेबर ने बताया कि राजनीति एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति क्या करते हैं कि व्यक्ति जो समूह है दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार चलने पर मजबूर कर सकते हैं। ऐसा है, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि वो एक व्यवसाय के रूप में है ना। चलो, अगर हम राजनीति की परिभाषा देखें, राजनीति की परिभाषा अगर हम देखें तो राजनीति का क्षेत्र केवल सरकार या चुनाव तक सीमित नहीं है। ठीक है, जहाँ भी अधिकार संबंध है राजनीति मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर हम बात करें, स्कूल है हमारा, परिवार है, समाज है, कार्यस्थल है, जहाँ भी है, जहाँ पे अगर हमें अधिकार संबंध है वहाँ राजनीति है। समझ रहे हैं आप सब लोग। चलो, अब अगर राजनीति का अगर हम महत्व देखें तो राजनीति का अगर हम महत्व क्या है, महत्व इसका, तो देखो राजनीति ना केवल नेताओं और पार्टी तक सीमित है नहीं, हर जगह राजनीति चलती है, हर समाज के हर स्तर में शक्ति और नेतृत्व से संबंधित है। राजनीति सामाजिक संबंधों की संरचना और उसके नियंत्रण का साधन है। ठीक है, चलो इतना हम समझ गए। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, राज्य क्या है। ठीक है, राज्य क्या है, उससे पहले अगर हम देखें एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी जो यहाँ पे रह गई है, राजनीति और शक्ति। ठीक है, जो राजनीति का जो मूल तत्व है ना वो है शक्ति का प्रयोग, पावर, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि वह जानने की कोशिश करती है राजनीति कि क्या राज्य और उसके राजनीतिक संघ किसके नियंत्रण में है। ठीक है, यानी कि राज्य का नियंत्रण किसके हाथ में है। ठीक है, और शक्ति का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और उसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, ये हमारा राजनीति का जो मूल तथ्य है वो है ना कि शक्ति का प्रयोग। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं राज्य क्या है। ठीक है, अब देखो राजनीति समझने के बाद सबसे अगर हम बोले नया जो हमारा सवाल उठता है वो क्या है कि राज्य क्या है। ठीक है, एक नया मुद्दा है हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का कोई आसान उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है आसान उत्तर, क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय और परिस्थितियों में राज्य का स्वरूप अलग अलग होता है। ठीक है, हर विचारक ने अपने अनुसार राज्य को परिभाषित किया है। ठीक है, ठीक है, अगर हम ध्यान देने योग्य अगर हम बातें कहें तो राज्य के कई रूप और विशेषताएं रही हैं। ठीक है, हर समय यह समय समाज और विचारधाराओं के अनुसार बदलता रहता है और आधुनिक समय में राज्य राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो राज्य भी हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राज्य, राजनीतिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों की व्याख्या पर अंतर। ठीक है, चलो अब देखो राज्य जो है ना हमारा, राज्य को राजनीतिक संस्थानों के, ठीक है, राजनीतिक संस्थानों के संदर्भ के रूप में समझा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें संसद, न्यायपालिका, सरकार या फिर आदि। ठीक है, अब देखो साथ ही राज्य को सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर भी देखा जा सकता है। अब वो कैसे कैसे अगर हम बोले तो वह हमारे उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिकवादी, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य, फांसीवादी राज्य। ठीक है, ये सब जो हमारे ये सब चीज़ें इनकी लास्ट में अगर हम राज्य जोड़ दें, कैसे, फांसीवादी राज्य यहाँ पे देखो दिया गया है ना, बुक को देखो। इसलिए एक संसद को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में जब प्रतिनिधि संस्थाएं जैसे कि उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य, फांसीवादी राज्य, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो हमारी चीज़ें हैं ना, कैसे, पूंजीवादी राज्य, समाजवादी राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, फांसीवादी राज्य, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है कि राज्य को सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पूंजीवादी ये सब चीज़ें, तो पश्चिम और सोवियत प्रणालियों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। ठीक है, यही सबसे बड़ा अंतर है। और अगर हम कुल मिलाकर अगर हम बात करें, राज्य केवल संस्थाओं तक सीमित नहीं है बल्कि यह समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम अब फिर बाद में देखते हैं हम राज्य पर रॉल्फ मिलिबैंड के विचार, इनके विचार क्या है। तो यहाँ पे देखो रॉल्फ मिलिबैंड ने अपनी पुस्तक है उनकी, कौन सी,
यहाँ पे देखो, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। उनने क्या किया इस बुक में, मैं राज्य के विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया है, ठीक है। अब उनका मानना क्या है, उनका मानना है कि राज्य केवल एक इकाई नहीं है, बल्कि कई संगठनों और संस्थाओं का सम्मिलन है, ठीक है, सम्मिलन है। जो राज्य है ना, केवल एक इकाई नहीं है, बल्कि कई संगठनों और संस्थाओं का सम्मिलन है, ठीक है। चलो, अब उनने जो कहा है ना, उसके अगर हम मुख्य बिंदु की बात करें तो उनने कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताई, ठीक है। कुछ 5-6 उनने इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें बताई जो उनके मेन पॉइंट है, ठीक है। उनको हम याद अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट यहाँ पे देखो, पहला कि पहला, लेकिन किसी भी तरह से राज्य तंत्र का एकमात्र तत्व सरकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट है सरकार, यानी कि गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है राजतंत्र का एकमात्र तत्व नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार से कहीं व्यापक होता है, ठीक है। जो राज्य है वो सरकार से कहीं व्यापक होता है। जो सरकार राजतंत्र का एकमात्र तत्व नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के उससे कहा गया है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड हमारा है प्रशासनिक तत्व या फिर सिविल सेवा या फिर नौकरशाही, ठीक है। प्रशासनिक तंत्र, तो इसमें कहा गया है इनने कि इसमें उन्होंने कहा कि इसमें सिविल सेवा और नौकरशाही शामिल होती है, और जो नौकरशाही है वो नीतियों को लागू करती है, ठीक है। नौकरशाही जो है वो नीतियों को लागू करती है, लेकिन उसका भी अपना अधिकार होता है और वह राजनीतिक सत्ता को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। इतना उन्होंने कहा। फिर हमें तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्या है, कहा इनने कि मिलिबेंट की सूची में सैन्य और पुलिस राज्य का आदेश, अनुरक्षण या फिर दमनकारी शस्त्र आते हैं, यानी कि पुलिस एवं दमनकारी तंत्र थर्ड जो हमारा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस सेना आदेश, अनुश्रवण और दमनकारी शक्तियाँ राज्य की ताकत का हिस्सा होती हैं। ये क्या करती है, ये समाज में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करती हैं, ठीक है। क्या करती है, ये समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करती है। कौन, तो हमारे थर्ड कैटेगरी ने बताई, पुलिस एवं दमनकारी तंत्र, ठीक है। फोर्थ हम देखते हैं, फोर्थ ने कहा गया कि न्यायपालिका, किसी भी संवैधानिक प्रणाली में न्यायपालिका को सरकारी शक्ति के धारकों से स्वतंत्र माना जाता है। यह उन पर जांच के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। तो न्यायपालिका में क्या है, जुडिशरी, इसमें ने कहा कि न्यायपालिका को राज्य की शक्ति का स्वतंत्र अंग माना जाता है, ठीक है। यह सरकार की नीतियों की वैधता की जांच करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। पांचवा अगर हम पॉइंट देखें तो पांचवा पॉइंट उन्होंने कहा कि उपकेंद्र या स्थानीय सरकार की इकाई है। कुछ संघीय प्रणालियों में इन इकाई को केंद्र सरकार से काफ़ी क्षमता प्राप्त होती है, जो क्या करती है, जो शक्ति के अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है, जहाँ सरकार वैधानिक रूप से हस्तक्षेप करने में वंचित है। यानी कि क्या, फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि स्थानीय सरकार एवं उप इकाइयाँ, जिसमें कह रहे हैं ना, फिफ्थ पॉइंट स्थानीय सरकार एवं उप इकाइयाँ में जो कह रहे हैं कि कुछ देशों में स्थानीय जो संस्थाएं हैं काफ़ी स्वायत्त होती हैं, ठीक है। इनके पास अपने क्षेत्र की शक्ति और नियंत्रण होता है। केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच संबंध अक्सर राजनीतिक विवाद का कारण बनते हैं, ठीक है। चलो, सिक्स एंड लास्ट, छठी और अंत में, कोई भी प्रतिनिधि विधानसभाओं और ब्रिटिश प्रणाली में संसद को एक सूची में जोड़ सकता है, ठीक है। ये राजनीतिक दलों का भी उल्लेख किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सिक्स जो हमारा पॉइंट है, यानी कि राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें जो कह रहे हैं ना, तो राजनीतिक दल भी क्या है, राजतंत्र का हिस्सा होते हैं, ठीक है। कैसे, हालांकि वे औपचारिक रूप से राज्य का अंग नहीं माने जाते, लेकिन लोकतंत्र में तो उनकी भूमिका होती है ना, इसलिए लोकतंत्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। क्या, और वे सरकार और विपक्ष के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं, और जो राजनीतिक दल हैं वो राजतंत्र का हिस्सा होते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम निष्कर्ष अगर हम बोले तो मिलिबेंट ने क्या किया, मिलिबेंट ने स्पष्ट किया है कि ना, कि राज्य केवल सरकार नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका, स्थानीय संस्थाएं और राजनीतिक दल भी शामिल होते हैं, ठीक है। राज्य केवल सरकार ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्हें बताई, 6 पॉइंट इन्हें बताए, ठीक है। हम सबको उनको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, राज्य के विभिन्न रूप, ठीक है। तो राज्य की ऐतिहासिक विकास यात्रा अगर हम देखें तो राज्य का विकास जो है ना, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से शुरू हुआ है। इसका जो स्वरूप है समय समय पर अलग अलग रहा है, ठीक है, अलग अलग रूप रहा है हर समय पे, ठीक है।
राज्य के जो विभिन्न रूप इसलिए इसमें टॉपिक दिया गया है। अब देखो कौन कौन से इसमें रूप की बात की जा रही है। देखो राज्य के ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित स्वरूप है, निम्नलिखित जो रूप है। देखो आदिवासी राज्य, ठीक है, प्राचीन साम्राज्य, सेकंड, थर्ड हमारा अगर हम बोलें ग्रीक शहर राज्य, फोर्थ रोमन विश्व साम्राज्य, सामंती राज्य, आधुनिक राष्ट्रवाद। 6 यहाँ पे पॉइंट हमारा दिए गए हैं, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं 1648 में पश्चिमी राष्ट्र की संधि के बाद, ठीक है, 1648 में क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्र का उदय हुआ, ठीक है, आधुनिक राष्ट्र का उदय हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वेस्टफेलिया की संधि, ठीक है, वेस्टफेलिया की संधि के बाद आधुनिक राष्ट्र का उदय हुआ, विकास हुआ। और इसकी विशेषता यह है कि क्षेत्रीय नियंत्रण, ठीक है, बाहरी प्रभाव से स्वतंत्रता हुई और घरेलू मामलों में पूर्ण अधिकार, ठीक है। अलग अलग राष्ट्रीय भावनाओं और आर्थिक समृद्धि ने राष्ट्र राज्य को मजबूत किया। अमेरिका और जो फ्रांस है ना, अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों ने भी इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि राज्य पर जो उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यहाँ पे देखो तो राज्य, जो हमारा राज्य है, राज्य की आधुनिक अवधारणा उदार और मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हावी है। अब दोनों को हम पढ़ते हैं, उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण है क्या। देखो उदारवादी दृष्टिकोण गतिशील है क्योंकि यह समय के साथ बदल गया है, जो हितों और व्यक्तियों और समाज की आवश्यकता पर निर्भर करता है। जो देखो उदारवादी दृष्टिकोण है ना, वो क्या है कि राज्य व्यक्तियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता है, इसके अनुसार, और ये स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करता है। कौन, उदारवादी दृष्टिकोण है ना। उदारवादी दृष्टिकोण क्या करता है, राज्य व्यक्तियों और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों की रक्षा करता है और इसे कल्याणकारी भूमिका निभानी चाहिए, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, महिलाओं के विकास है। तो मार्क्सवादी अगर हम दृष्टिकोण हम देखते हैं तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण में क्या है कि ये राज्य वर्ग विशेष के हाथों में शक्ति का उपकरण है, ठीक है। यह शोषक वर्ग के हितों की भी रक्षा करता है। रूस की क्रांति के बाद भी राज्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में सिमट गई। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में ऐसा कुछ था। अब हम देखते हैं बाद में नारीवादी दृष्टिकोण, फिर आता है नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उदारवादी नारीवादी कहती हैं कि राज्य को महिलाओं के उत्थान हेतु कल्याणकारी योजना बनानी चाहिए, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करने आदि जैसे कदम उठाकर पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। और जो कठोरपंथी नारीवादी कहती है कि राज्य महिलाओं की असमान स्थिति का मूल कारण है, ठीक है। जो राज्य हमारा महिलाओं की असमान स्थिति का मूल कारण है और इसे परिवार व समाज में असमान श्रम वितरण से जोड़ा जा सकता है। असमान जो वितरण होता है श्रम का, उससे, ठीक है, इसे कल्याणकारी भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। चलो इतना हमने समझ लिया। फिर क्वेश्चन तो वही है जो अभी हमने डिस्कस करे, राजनीति शब्द को हमने पढ़ा और जो हमारे रॉल फ्रेंड के विचार जो थे अभी हमने पढ़ रखे, ठीक है, जो हमारे हमने 6 पॉइंट हमने पढ़े, ठीक है। आगे हम देखते हैं राजनीति एक व्यवसाय के रूप में, ठीक है। अब देखो राजनीति एक व्यवसाय के रूप में किसने कहा था, किसने कहा था, मैक्स वेबर ने, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट में। तो ये विचार हमें जर्मन समाजशास्त्री, वो जर्मन के थे, समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने व्याख्यान राजनीति एक व्यवसाय के रूप में से मिलता है, ठीक है। वेबर जो थे राजनीति को केवल सत्ता की खोज और प्रयोग मानते थे, ठीक। उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि राजनीति राज्य के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि राजनीति हमेशा राज्य की संरचना और उसकी शक्ति के वितरण से जुड़ी होती है, ठीक है। और वेबर ने कुछ मुख्य उनने पॉइंट चीज़ें बताई। तो उनने कहा क्या, राज्य और शक्ति का संबंध। फर्स्ट उनने जो पॉइंट हमने बताया ना कि राज्य और शक्ति का पॉइंट, उसमें उनने क्या बताया, उनने बताया कि राज्य का अस्तित्व तभी है जब वह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर बल के वैध उपयोग पर आधिकारिक रखे, ठीक है। यानी कि क्या, यानी केवल राज्य ही वैध रूप से हिंसा बल का प्रयोग कर सकता है, अन्य कोई नहीं। उनके मुख्य पॉइंट। सेकेंड उन्होंने कहा कि राजनीति उन्होंने कहा कि केंद्र सत्ता का है, ठीक है, राजनीति का केंद्र सत्ता है। ये सत्ता समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच वितरित होती है, ठीक है। उन्होंने कहा राजनीति जो है राज्य और समाज के बीच एक विशिष्ट सामाजिक संबंध है, ठीक है, और यह बता दिए किसके पास सत्ता है और वह इसे कैसे प्रयोग करता है, ठीक है। ये किसने कहा, सब वेबर ने कहा, ठीक है। अगर हम वेबर ने जो निष्कर्ष उन्हें बताया ना, उन्हें क्या बोला, उनका निष्कर्ष जो उन्हें निकला, ठीक है,
यहाँ पे देखो वेबर ने निष्कर्ष निकाला कि उनके लिए राजनीति का मतलब था सत्ता साझा करने का प्रयास, या फिर राज्य के भीतर या समूह के बीच सत्ता के वितरण को प्रभावित करने का प्रयास। ठीक है, ये उनका जो ओवरऑल निष्कर्ष उनका था। ठीक है, राजनीति पर केंद्र राज्य का अर्थ यह नहीं है कि इसके अध्ययन में यह उपेक्षा होनी चाहिए कि समाज के व्यापक क्षेत्र में क्या होता है, कैसे हो सकता है, जैसा कि वेबर कहते हैं कि शक्ति के वितरण को प्रभावित करना। ठीक है, चलो फिर हम देखते हैं शक्ति का वैध उपयोग। ठीक है, अब देखो जो शक्ति है ना, राज्य का यानी कि पावर जो है हमारे, वो राज्य का मूल तत्व है। ठीक है, मूल तत्व हम उसके कह सकते हैं। किसी भी राज्य की पहचान इस बात से होती है कि वह शक्ति का वैध प्रयोग करता है। ठीक है, उसके अगर हम शक्ति के वैध प्रयोग के मुख्य पहलू अगर हम देखें तो क्या, तो इसमें कहा गया है कि शक्ति तभी वैध मानी जाती है जब समाज और लोग इसे न्याय संगत मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो वैध शक्ति, जो पावर उसको मिलती है, ठीक है, वो तभी सही मानी जाएगी, तभी वैध मानी जाएगी, तब कब, जब लोग इसको न्याय संगत मानेंगे। ठीक है, यानी कि क्या, यानी कि बल से, केवल बल से का प्रयोग से, बल का प्रयोग करने से शक्ति वैध नहीं बनती। ठीक है, बल्कि उसे सामाजिक मान्यता भी जरूरी है। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें, अब राज्य तभी स्थिर हो सकता है जब लोग उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, न कि केवल डर से झुक जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे सत्ता से अलग करने के लिए उचित स्वीकृत शक्ति को सत्ता के स्वरूप में संदर्भित किया जा सकता है, क्योंकि यह केवल प्रतिबंध के डर के कारण था। यानी कि डर के कारण जो हो रहा है वो उसको हम वो नहीं कह सकते, उसको हम शक्ति वैध तरीके से नहीं कह सकते ना, जो डर के कारण हो रहा है। तो राज्य तभी स्थिर हो सकता है जब लोग उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं, ना कि केवल डर के उससे झुकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं राज्य तभी स्थिर हो सकता है जब उसकी हाँ, तब जब लोग उसकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब हर सत्ता संबंध का आधार शक्ति होता है, लेकिन वैध शक्ति वह है ना, अब वैध शक्ति क्या है, वैध शक्ति वह है कि जिसमें समाज न्याय, नियम और व्यवस्था के आधार उचित माने जाए। ठीक है, उचित तरीके से उसका काम हो। ठीक है, किसी चीज़ की बात हो, समाज के न्याय की बात हो, नियमों की बात हो, व्यवस्था के आधार की बात हो। ठीक है, अब विद्यार्थियों के लिए इसका महत्व क्यों है, क्योंकि शक्ति का वैध प्रयोग समझना जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह राजनीति के अध्ययन का मूल तत्व है। ठीक है, शक्ति को न्याय संगत बनाने के लिए औचित्य और स्वीकार्यता दोनों जरूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैधीकरण पर मैक्स वेबर के विचार। ठीक है, अब मैक्स वेबर ने 3 प्रकार के बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार के वैधीकरण, यानी कि 3 विधियाँ बताई हैं जिनके द्वारा क्या शक्ति के क्षेत्रीकरण को उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, चलो फर्स्ट इन्हें बताया, पहला प्रकार है पारंपरिक वर्चस्व से संबंधित है। फर्स्ट यहाँ पे देखो, तो पहले में उन्होंने क्या बताया, परंपरागत वैधता फर्स्ट ने बताया। तो फर्स्ट में उन्होंने कहा गया है कि यह परंपरा रीति रिवाज और आदत पर आधारित होती है। लोग आदेश का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि लंबे समय से चला आ रहे, क्योंकि ट्रेडिशन बनता जा रहा है ना, वो इसलिए उसका पालन करते हैं लोग, परंपरा बन चुकी है। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें तो क्या उनने बोल रखा है कि जैसे कि राजा महाराजा का शासन, वंशानुगत अधिकार जो होता था कि राजा का पुत्र जो होगा वही राजा बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा जो प्रकार ने बताया, दूसरा प्रकार करिश्माई वैधता, नेता द्वारा प्रदर्शित असाधारण व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग शक्ति धारा की आज्ञा का पालन करते हैं। यानी कि करिश्माई वैधता, इसमें उन्होंने कहा कि किसी असाधारण व्यक्ति, ठीक है, किसी असाधारण व्यक्तित्व या नेता की व्यक्तिगत योग्यता और आकर्षण पर आधारित होती है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि स्वेच्छा से आदेश मानते हैं क्योंकि वे नेता को विशेष मानते हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे कि महात्मा गांधी थे, नेल्सन मंडेला जैसे नेता थे, अब इनको लोग ऐसा, उनको कभी गलत नहीं मान सकते, क्यों, वो अपनी स्वेच्छा से मानते हैं क्योंकि उनको विशेष मानते हैं ना। चलो तीसरा प्रकार क्या है कि कानूनी तर्कसंगत प्रकार का है। लोग कतिपय व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करते हैं जो कि विशिष्ट नियमों द्वारा कड़ाई से परिभाषित सामाजिक वर्गों में कार्य करने के लिए क्या अधिकृत है। ठीक है, अब कानूनी तर्कसंगत वैधता यानी कि यह कानून, नियम और संविधान पर आधारित होता है। ठीक है, जो थर्ड हमारा है कानूनी तर्कसंगत वैधता। अब लोग आदेश मानते हैं क्यों, क्योंकि वे नियमों और कानून को सही मानते हैं। ठीक है, चलो अगर एग्जाम्पल के रूप में बोले, लोकतांत्रिक सरकार होगी, न्यायालय हो गया, वहाँ पे लोग मानते हैं क्योंकि वो कानूनी तौर पर वो चीज़ सही है। ठीक है, चलो
अब जो वेबर ने कहा, ठीक है, उनने जो कहा उसका निष्कर्ष उनने क्या कहा कि उनने कहा कि सभी जो राजनीतिक व्यवस्था है ना, सहमति और जबरदस्ती दोनों से चलती है, ठीक है। सहमति से चलती है, कंसर्न से चलती है, लेकिन जबरदस्ती से भी चलती है। यदि लोग सत्ता को वैध मानते हैं तो शासन स्थिर रहता है, ठीक है। चलो फिर हम देखते हैं वैधता, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय सरोकार, ठीक है। चलो तो इसमें कह रहे कि ये वे कारण हैं जिनकी वजह से सी राइट मिल्स कहते हैं, ठीक है। सी राइट मिल्स ने कहा है, क्या कहा उनने कहा है कि वैधता का विचार राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है, ठीक है। उन्होंने ये कहा, याद रखना, सी राइट मिल्स ने कहा है, क्या कहा है कि वैधता का विचार राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान का मुख्य कार्य यह अध्ययन करना है कि सत्ता के धारक अपने शासन को वैध कैसे ठहराते हैं, ठीक है। सत्ता क्या है कि तभी स्थायी होती है जब लोग इसे क्या करते हैं, न्यायसंगत मानते हैं और उचित मानते हैं, ठीक है। किसी भी राजनीतिक प्रणाली को बनाए रखने के लिए वैधता आवश्यक है, ठीक है। चलो अगर हम इसका महत्व देखें तो यदि सत्ता वैध हो नहीं होगी तो लोग विद्रोह करेंगे। वैधता ही राज्य और समाज की स्थिरता की गारंटी देती है, ठीक है। चलो इतना समझ गए हम। अब हम देखते हैं अवैधीकरण। अवैधीकरण क्या होता है, हमने वैधीकरण तो हमने समझ लिया ना, वैधीकरण हमने समझ लिया, क्योंकि वहाँ पे तर्कसंगत होता है, कानून के आधार पर वो चीज़ सही होती है तो उसको वैध मानते हैं। अब अवैधीकरण क्या है, अवैधीकरण की प्रक्रिया अगर हम देखें तो अवैधीकरण का अर्थ होता है ना कि किसी संस्था, संगठन या कानून उस व्यवस्था को मान्यता से वंचित करता है, ठीक है, या फिर उसकी वैधता को समाप्त कर देता है। यानी कि क्या, यानी जब सरकार कोई प्राधिकरण किसी मान्यता प्राप्त संस्था, नियम या व्यवस्था की मान्यता वापस ले लेता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवैधीकरण कहते हैं। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे कि अगर कोई कॉलेज है, ठीक है, कोई कॉलेज है, तो कॉलेज या विश्वविद्यालय यूजीसी के मानदंड पूरे नहीं करता, ठीक है, यूजीसी जो है उसके मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो क्या करता है, यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर देती है। ये क्या है, अवैधीकरण है। अगर कोई राजनीतिक दल है चुनाव आयोग के नियम तोड़ता है तो चुनाव आयोग क्या उसकी मान्यता वापस ले लेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, कोई कानून या नीति अगर संविधान या समाज के हित के विरुद्ध मानी जाती है, ठीक है, तो उसे खत्म करके अवैध घोषित कर दिया जा सकता है, ठीक है। यह भी क्या है, अवैधीकरण है, ठीक है। चलो अब समझ रहे हो ना अवैधीकरण क्या है, कि उसका अवैधीकरण का अर्थ है कि मान्यता छीन लेना या किसी प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। अगर कारण क्या हो सकते हैं उसके, नियमों का उल्लंघन हो गया, ठीक है, मानकों पर खरा न उतरना या फिर जनहित के विरुद्ध होना, ठीक है। चलो ये हमारा अवैधीकरण हो गया। अब देखो फिर हम पढ़ते हैं जोड़ तोड़ की स्वीकृति या फिर सहमति, ठीक है। चलो इसमें क्या है कि विध्वंसक विचारों को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अभी भी अधिक प्रभावी तरीके उपलब्ध हैं, ठीक है। वे स्रोतों को बीच में भी रोक सकते हैं। वे स्रोत जो राजनीतिक सिद्धांत की धारणा और उसके प्रति सचेत होते हैं, यहाँ तक कि अवचेतन मन के प्रति भी, ठीक है। अब सत्ता जो है ना, सत्ता का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, क्या होता है कि लोगों की चेतना को प्रभावित करने और उन्हें ढालने की क्षमता है, ठीक है, ताकि वे वैकल्पिक संभावना को अवगत हुए बिना मौजूदा मामलों को उनकी स्थिति को स्वीकार करेंगे, ठीक है। पहले सहमति है, फिर सहमति में हेरफेर हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं कि जो जोड़ तोड़ की स्वीकृति या फिर सहमति, ठीक है। अब एक निश्चित सीमा तक हम सभी राय का वातावरण से, ठीक है, हम सभी राय का वातावरण से प्रभावित हैं। कैसे, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए ऊंचाई पर एक ऐसी स्थिति होती है, एक स्थिति की ओर ले जाते हैं जहाँ दिमाग काम करना बंद कर देता है, ठीक है। यानी कि क्या होता है कि छल योजना को एक अखंड लोकप्रिय मानसिकता बनाने के लिए राज्य का जानबूझकर क्या किया जाता है, उद्देश्य से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसा कहाँ किया गया, ऐसा नाजी जर्मनी में, ठीक है, ऐसा नाजी जर्मनी में गोएबल्स के प्रचार यंत्र का उद्देश्य था, और अभी भी किसी भी सर्वाधिकारी शासन का उद्देश्य है, ठीक है। अब सी राइट मिल्स इसे ऐसे परिभाषित करते हैं कि हेर फेर या फिर चालाकी शक्ति के लिए अज्ञात शक्ति, ठीक है। इसीलिए मार्क्सवादी भाषा में इस तरह की जो जोड़ तोड़ की सहमति अंततः एक छोटी चेतना पैदा करेगी, ठीक है। चलो अब अभिजात वर्ग, हम राज्य के प्रशासन के कार्मिक में अभिजात वर्ग की बात हम करते हैं। अब देखो उससे पहले समझ लो कि अभिजात वर्ग होता क्या है। देखो अभिजात वर्ग ना, राज्य के प्रशासन में अभिजात वर्ग से तात्पर्य उन व्यक्तियों के समूह से है जिनके पास क्या है, जिनके पास सरकारी पदों पर उच्च शक्ति और प्रभाव होता है, ठीक है। ये लोग अक्सर समाज के धनी और कुलीन वर्ग में आते हैं। जो अभिजात वर्ग के लोग होते हैं ना, वो कुलीन वर्ग में आते हैं और उनके पास
महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति होती है, ठीक है, डिसीजन लेने की उनके पास पावर होती है। राज्य के अभिजात वर्ग के कार्य में कानून की व्याख्या और कार्यान्वयन, संसाधनों का आवंटन और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने शामिल है, ठीक है। चलो, यानी कि अभिजात वर्ग होता है क्या है कि समाज के उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो अपने सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव के कारण समाज में उच्च स्थान पर रहते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो अभिजात वर्ग होते हैं, चलो इस कार्य को सबसे अधिक महत्व देते हैं। चलो ठीक है, हम अभिजात वर्ग को समझ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको वो चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट में, ठीक है। थैंक यू।